क्वेश्चन नंबर 3.1। इस क्वेश्चन में जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक नए जॉब का ऑर्डर रिसीव किया। द कंपनी हैज़ रिसीव्ड ए न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए जॉब। जैसा कि आप जानते हो कि जॉब कॉस्टिंग के केस में क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट का रेडी स्टॉक नहीं होता। जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसा कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वैसा हम उसको तैयार करके दे देते हैं। जब कस्टमर ने जॉब के बारे में अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई तो कंपनी ने असेस किया कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए मटेरियल की कॉस्ट जो होगी दैट विल बी 64,000, लेबर की कॉस्ट होगी 50,000। ये तो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर कि जो कस्टमर है उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिकेशन हमने ये असेस कर लिया कि इस नए जॉब को मटेरियल 64,000 का लगेगा, लेबर 50,000 की लगेगी। साथ में मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट भी अर्न करने में इंटरेस्टेड है। तो हमने ये बताना कि ये मैन्युफैक्चरर उस कस्टमर को इस जॉब के लिए कितना सेलिंग प्राइस बताए ताकि उस सेलिंग प्राइस को रियलाइज करके मैन्युफैक्चरर को 20% ऑन सेल प्रॉफिट्स भी हो जाए। अब मैन्युफैक्चरर ने ये तो असेस कर लिया कि मटेरियल कितने का लगना 64,000 का, लेबर कितने की लगनी 50,000 की। बट इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर करने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स फैक्ट्री के इंकर करने पड़ेंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कुछ, मैंने पुराने टाइम में जॉब्स 112 एंड जॉब नंबर 1108 परफॉर्म किए थे। जब ये मैन्युफैक्चरर ने जॉब परफॉर्म किए थे तो उन जॉब का सेलिंग प्राइस ये था, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑन कॉस्ट ये, मटेरियल ये, वेजेस ये। अब इन जॉब्स के बारे में हमें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ये सारी इंफॉर्मेशन पता है। इन दो जॉब्स के थ्रू जो मैन्युफैक्चरर ने एक्सपीरियंस गेन किया उसके बेसिस पर वो क्या करेगा, अपना फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेगा। अपना फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेगा। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कैलकुलेट कर लेगा। अगर हमें कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम डायरेक्ट वेजेस के ऊपर एज ए परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का ऑलमोस्ट कितने परसेंट होते हैं। इसी तरह से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को अनलेस अदरवाइज स्टेटेड हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। तो इन दो गिवन जॉब्स के बेसिस पर हमने अपना फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेना। उन रेट्स के हिसाब से ये जो नया जॉब है इस नए जॉब में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड कर देने, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी ऐड कर देने। फिर हमारे पास नए जॉब की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे इतना जो सेल का 20% हो।
ऐड करके जो सेलिंग प्राइस होगा वो अपने कस्टमर को बता देंगे कि आपको ये प्रोडक्ट इतने रुपए में मिलेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो सम एडवांस पे करो और हम आपका जॉब स्टार्ट कर देंगे। एज एंड व्हेन द जॉब विल बी कंप्लीटेड द जॉब विल बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर। राइट, तो मैं एक बार फिर सारे के सारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन द करंट क्वार्टर द कंपनी हैज अंडरटेकन 2 jobs. Data relating to these jobs are as under: job number 112 and job number 1108, selling price, profit as percentage on cost, direct material, direct wages. It is the policy of the company to charge factory overheads as percentage on direct wages. ये तो उसने बता ही दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के ऊपर एज ए परसेंटेज कैलकुलेट करना। एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एज परसेंटेज ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट और ऑन द वर्क्स कॉस्ट। अगर ये चीजें ना भी बताई होती तो बाय डिफॉल्ट भी हम ऐसा ही करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेबर के बेस पर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। ये तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। कंपनी हैज रिसीव्ड ए न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग of a similar job. The estimate of the direct materials and direct wages relating to the new order are 64,000 and 50,000. A profit of 20% on the selling price is required. You are required to compute the rate of factory overheads and selling and administrative overheads to be charged. Thereafter we have to calculate the selling price of the new order. तो ये हमने काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जॉब नंबर 112 एंड जॉब नंबर 1108 की कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लूंगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन रेट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जॉब नंबर 112, सबसे पहले कॉस्ट शीट में हमने लेना होता है डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो वो ऐड करेंगे, जो टोटल 3 चीजों का आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स का, दैट विल बी अवर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके हमारे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऐड करके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेल वैल्यू। अब अगर 112 जॉब के बारे में देखें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें सेलिंग प्राइस की ही पता है, दैट इज 1,07,325। तो मैंने ये जो सेल वैल्यू है वो सेल की जगह लिख दी 1,07,325। फिर वो प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहता है कि प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑन कॉस्ट। अगर 112 नंबर जॉब की कॉस्ट 100 है तो 100 कॉस्ट अगर है तो हर 100 के पीछे 8 रुपए उसका प्रॉफिट है। राइट, तो इफ कॉस्ट इज 100 द प्रॉफिट मार्जिन इज 8 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दैट इज 108। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो हमारी सेल वैल्यू है 1,07,325, ये हमारी कॉस्ट का 108% है। या मैं ऐसा कहूं कि जो मेरी सेल वैल्यू है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल वैल्यू 108 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये वैल्यू 108 को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका 100 इक्विवेलेंट कितना होगा, 100 इक्विवेलेंट मींस इसकी कॉस्ट कितनी होगी। या मैं ऐसा कहूं कि हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, कैसे कि इफ सेल इज 108 देन कॉस्ट इज 100, इफ सेल इज 108 देन कॉस्ट इज 100, इफ सेल इज 1,07,325 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट। इस तरह से हम इस जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेल ऑफ 1,07,325 रिप्रेजेंट्स 108% ऑफ द कॉस्ट। अगर मैं 1,07,325 को 108 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 99,375।
ये कॉस्ट मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दी 99,375। अब इस सेल के ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर, नॉट सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर जो हमारे प्रॉफिट की परसेंटेज है दैट इज 8%। तो इस कॉस्ट का 8% कंप्यूट कर लो। 99,375 का अगर मैं जस्ट 8% कैलकुलेट करूं, इट अमाउंट्स टू 7,950। ऐड करके ये हमारी सेल वैल्यू बन गई। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल गई हमारी कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आगे देखते हैं और इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। सेल वाली इंफॉर्मेशन यूज कर ली, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना उस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया। डायरेक्ट मटेरियल्स 37,500, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल 37,500 लिख देते हैं। एंड डायरेक्ट वेजेस आर 30,000, वो भी मेंशन कर दिया। अब इन दोनों चीजों को टोटल 67,500, दैट इज अवर प्राइम कॉस्ट, दैट इज अवर प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स की परसेंटेज हमें नहीं पता, तो मैंने उसको सपोज कर लिया कि लेट अवर फैक्ट्री ओवरहेड्स आर F% ऑफ अवर लेबर कॉस्ट। तो सपोज फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ F% ऑफ लेबर, राइट। तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट है 30,000। अगर मैं 30,000 का F% कैलकुलेट करूं जॉब नंबर 112 के लिए, तो इट विल बी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड बाय 100। तो 30,000 का F% आ गया। ये 2 zeros इससे कैंसिल होगी, 300F हमारे पास आ जाएगा। 300F क्या आ गया, ये आ गए हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स इफ एब्जॉर्प्शन रेट इज F%। तो 300F ये मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, इनको यहां पर लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूंगा तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी, विच विल बी 67,500 प्लस 300F, राइट। तो दैट इज माई वर्क्स कॉस्ट। अब इस वर्क्स कॉस्ट में हमने ऐड करने हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमने मान लिए कि ये S% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। यहां पर सपोज कर लेते हैं सेलिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ S% ऑन वर्क्स कॉस्ट। तो मेरी वर्क्स कॉस्ट कितनी है, वर्क्स कॉस्ट लिख देता हूं यहां पर। वर्क्स कॉस्ट है मेरी 67,500 प्लस 300F। तो नीचे आ गई वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का S% मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इस ब्रैकेट वाले पोर्शन में से मैं 100 को कॉमन ले सकता हूं। 100 को कॉमन लूंगा तो 100 से कट कर जाएगा और यहां पर कितना रह जाएगा 675, और ये वाला S 675 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 675S प्लस 300 की जगह अब रह जाएगा 3F। 3F को S से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 3FS, मीन्स दैट इज इक्वल टू 675S प्लस 3FS। ये हमारे क्या आ गए, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब ये वाली सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की वैल्यू हम यहां पर ऐड कर देते हैं। तो 67S प्लस 3FS ये आ गए हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी कि वर्क्स कॉस्ट दिस वैल्यू प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इज इक्वल टू 99,375। एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन हम जॉब नंबर 1108 के लिए डेवलप कर लेंगे। उन दोनों इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F एंड S की वैल्यू आ जाएगी, मींस हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट्स आ जाएंगे। वो एब्जॉर्प्शन रेट्स हम नए जॉब के ऊपर अप्लाई करके उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। ये कंप्यूटेशन थी जॉब नंबर 112 के लिए।
अब जॉब नंबर 1108 के लिए देखें। जॉब नंबर 1108 के लिए हमारा सेलिंग प्राइस 1,57,920, तो इसको भी इसकी सेल वैल्यू के अगेंस्ट लिख दिया। पहले तो सारा वही स्ट्रक्चर आ गया, तो सेल वैल्यू यहां पर पहले पुट कर दी, इट इज 1,57,920। फिर वो कहता है कि इस जॉब में जो हमारे प्रॉफिट की परसेंटेज है दैट इज 12% ऑन कॉस्ट, मीन्स इफ कॉस्ट इज 100, our profit is 12, our selling price will be 112, cost plus profit that is equal to selling price। अगेन यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर 112 सेल वैल्यू की कॉस्ट 100 है, अगर 112 सेल वैल्यू की कॉस्ट 100 है तो 1,57,920 की कॉस्ट कितनी होगी, राइट? या मैं ये कह दूं कि जो मेरी सेल वैल्यू है वो 112 को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये 112 है तो इसका 100 इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1,57,920 विल बी डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करने से हमारे पास इस जॉब की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो दैट टोटल कॉस्ट इज 1,41,000। 1,41,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स इस जॉब की आ गई, ये यहां पर लिख दें। अब 1,41,000 का 12% अगर कैलकुलेट कर लें, इट अमाउंट्स टू 16,920। ये प्रॉफिट्स आ गए 16,920, ऐड करेंगे तो सेल वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल गई, तो इसकी भी दोनों इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया, सेल प्राइस को भी यूज कर लिया, प्रॉफिट परसेंटेज को भी यूज कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस सेकंड जॉब के ऊपर मटेरियल कितने का लगा, दैट इज ऑफ 54,000 एंड लेबर 42,000 की लेबर आ गई। दोनों का टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल बन जाएगा 96,000, राइट? तो 96,000 इज अवर प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हमने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की परसेंटेज F% ऑफ लेबर, लेबर कितनी है 42,000 का F परसेंट कितना बन जाएगा 420F बन जाएगा। कैसे? 42,000 मल्टीप्लाइड बाय F% के लिए 100 आ गया, 2 zeros कैंसिल हो गई, 420F आ गया। 420F हमने लिख दिया, यहां पर हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स है 420F। इन दैट वे अवर वर्क्स कॉस्ट विल बी 96,000 प्लस 420F। अब इस वर्क्स कॉस्ट के ऊपर S% हमारे सेलिंग ओवरहेड्स होंगे, तो इसी वर्क्स कॉस्ट को मैंने नीचे लिख दिया 96,000 प्लस 420F मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 960S प्लस 4.2FS। 960S प्लस 4.2FS, ये आ गई हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की वैल्यू। इस वैल्यू को यहां पर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अगेंस्ट लिख दिया 960S प्लस 4.2FS। अब इन दोनों चीजों का टोटल इज इक्वल टू दिस। इन चीजों से हम दो इक्वेशंस डेवलप करेंगे। अब अभी मैंने इसको ब्लैक किया, हाईलाइट किया, ताकि इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करें हम। अब इन चीजों को यूज करने जा रहे हैं। ब्रैकेटेड पोर्शन, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। लिख देते हैं 67,500 प्लस 300F प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करने लगा हूं, प्लस 675S प्लस 3FS। The total thereof is equal to 99,375. Similarly, for the other job, this
प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो नीचे लिख दिया 96,000 प्लस 420F प्लस 960S प्लस 4.2FS। That should be equal to 1,41,000 is equal to 1,41,000। अब मैथमेटिकल पोर्शन है जस्ट इन दो इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए कैसा करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस के राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगी, इसमें ये वाली कांस्टेंट से माइनस हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, अरेंज करके एफ एंड एस में से कोई भी वेरिएबल हम इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एक वेरिएबल इलिमिनेट कर देंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो 99,375 इसमें से माइनस कर दिया ये 67,500, ये माइनस करके कितना आ जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 31,875। तो इट मीन्स 300F प्लस 675S प्लस 3FS दैट इज इक्वल टू 31,875। इस तरफ भी ऐसा ही करते हैं। 1,41,000 में से 96,000 माइनस हो गया, ये वाला पोर्शन एज इट इज नीचे आ गया, राइट। अब दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको साइड पर लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। दिस इज इक्वेशन 1 विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वेशन 2 विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस। अब हम इसमें किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना चाहते हैं। इलिमिनेट करने के लिए मैंने यहां पर देखा कि ये 420 कोफिशिएंट है f का 420। मैं इस 300 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 300 420 बन जाए। जो वो वैल्यू होगी उस वैल्यू से मैं फर्स्ट इक्वेशन की बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो कैसे पता चलेगा, 420 को मैंने 300 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गई वैल्यू 420 को 300 से डिवाइड करके 1.4। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बोथ साइड्स को 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.4 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 420F। और थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें, FS के साथ कोफिशिएंट है 3, जब ये 3 भी 1.4 से मल्टीप्लाई होगा ये भी कितना बन जाएगा 4.2 बन जाएगा। तो दोनों के वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेम होंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेम होंगे। तो एक इक्वेशन में से मैं दूसरी इक्वेशन को डिडक्ट करूंगा, डिडक्ट करके सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 1.4 एंड डिडक्टिंग इट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को डिडक्ट किया, सेकेंड में से मैंने फर्स्ट को डिडक्ट किया, बट डिडक्ट करने से पहले मैंने फर्स्ट की बोथ साइड्स को 1.4 से मल्टीप्लाई भी किया। ऐसा करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 25% एंड F की वैल्यू आ जाएगी 40%। पहले एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरी वैल्यू को डिराइव कर लेंगे। ये आपने फाउंडेशन में भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में किया हुआ है, वैसे भी 10th से पहले भी किया हुआ है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। तो पहले एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो तो दूसरी वैल्यू में जो सेकेंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया कि S इज 25% एंड F इज 40%। अब मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूं कि क्या जो मैंने ये एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट किए वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए यहां पर जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हुए हैं या सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखे हुए हैं या वर्क्स कॉस्ट है, इसको हमने कर दिया गायब, यहां से इलिमिनेट कर देते हैं। इलिमिनेट करके यहाँ पर ये वाली परसेंटेजेस पुट करके देखते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स है 40% ऑफ द लेबर, तो फर्स्ट जॉब में लेबर कॉस्ट कितनी है 30,000, तो
तो 30,000 का 40%, 30,000 का 40%, कैलकुलेशन तो सिंपल है 12,000, फिर भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आपको जितना टाइम कैलकुलेट करने में लग रहा है उतना टाइम का गैप कवर हो जाए। तो जब हम 30,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे दैट इज 12,000, तो यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आने चाहिए? 12,000 आने चाहिए। 67,500 प्लस 12,000 कर दिया, ये हमारी बन गई वर्क्स कॉस्ट 79,500। इस 79,500 वर्क्स कॉस्ट का 25% क्या होना चाहिए? सेलिंग ओवरहेड्स होने चाहिए। तो इसी वैल्यू का 25% कैलकुलेट किया, इट अमाउंट्स टू 19,875, 19,875। अब दोनों को ऐड करके देखो, 19,875 प्लस 79,500, it is 99,375, 99,375. So the results holds true when the rates are 40% and 20% respectively of the factory overheads and selling overheads. अभी जरूरत है तो नहीं, बट फिर भी हम सेकंड में भी इसको पुट करके देख लेते हैं। सेकंड के केस में लेबर कॉस्ट है 42,000, 42,000 का अगर मैं 40% कैलकुलेट करूं इट अमाउंट्स टू 16,800 प्लस कर दिया 96,000, इट इज 1,12,800, 1,12,800 का 25% फर्दर कैलकुलेट कर लिया, इट इज 28,200। दोनों को प्लस करके देखा, 1,12,800 प्लस 28,200, इट अमाउंट्स टू 1,41,000, 1,41,000, राइट। तो रिजल्ट्स आर होल्डिंग ट्रू फॉर जॉब नंबर 2 आल्सो, job number 1,108 also. It means whatsoever rates we have calculated, these are correct rates and these can be applied on new job without hesitation. तो अब हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं इसी कॉलम में अब नए जॉब की सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। अब न्यू जॉब में देखो, इस न्यू जॉब में जो मटेरियल लगेगा दैट विल बी ऑफ 64,000 डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर विल बी 50,000। तो डायरेक्ट मटेरियल्स 64,000 एंड डायरेक्ट लेबर 50,000, प्राइम कॉस्ट बन गई 1,14,000। जो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने कैलकुलेट किया दैट इज 40% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 50,000, 50,000 का 40% इट अमाउंट्स टू 20,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 20,000 इसमें ऐड कर दिए। वर्क्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी 1,34,000। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हैं वो वर्क्स कॉस्ट का 25% हैं, तो इसलिए 1,34,000 का 25% कैलकुलेट कर लें, इट अमाउंट्स टू 33,500। ऐड कर दो, ऐड करके आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 1,67,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ गए। अब नए जॉब में उसने जो प्रॉफिट्स के बारे में हमें बोला, ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेल्स इज रिक्वायर्ड। जो पिछले जॉब्स थे उनमें जो प्रॉफिट की परसेंटेज थी दैट वाज ऑन कॉस्ट, बट नाउ इट इज 20% ऑन सेल्स, which simply indicates that if our sales are 100 then profit should be 20. So if sales are 100 then profit should be 20. अगर 100 की सेल में 20 प्रॉफिट है तो our total cost will be 80. अब हम इस प्रपोर्शन को यूज कर लेंगे या यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे कि इफ अवर कॉस्ट इज 80 then sales should be 100. If cost is 80 then sales should be 100, and if cost is 1,67,500 then what will be the amount of sales? इस तरह से सेल्स आ जाएंगे और सेल्स का 20% प्रॉफिट आ जाएगा।
या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरी जो कॉस्ट है वो सेल्स के 80% को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन वे इज 1,67,500 को 0.8 से डिवाइड कर दो, वो मेरे पास सेल वैल्यू आ जाएगी 2,09,375। इस तरह से भी इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो कॉस्ट of rupees 1,67,500, this cost represents 80% of the sales, तो sales will be 2,09,375। अब इस सेल्स का 20% 41,875, that will be our profit। तो न्यू जॉब के लिए जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा that will be 2,09,375। ओके